क्लास खत्म होते ही मैं पागलों की तरफ बाहर भागा। सामने कौन आ रहा था ये देखे बिना मैंने उसे पकड़कर पूरी ताकत से चूम लिया। उस पल आसपास के छात्र सदमे में रह गए, क्योंकि जिसे मैं चूम रहा था वह कोई और नहीं बल्कि लुओ रुओयान थी, वही शैतान राजकुमारी जिससे पूरा स्कूल डरता था। लेकिन जब मैंने आंखें खोलकर देखा कि यह वही चुड़ैल है, तब भी ये जानते हुए कि शायद अगले ही पल मेरे शरीर के 8 टुकड़े हो जाएंगे, मैंने उसे छोड़ा नहीं। मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अगर मैं उसे छोड़ देता तो मैं उसी जगह फट जाता। दरअसल उससे ठीक पहले उस अभागे सिस्टम ने अचानक एक अनिवार्य मिशन दे दिया था। 10 सेकंड के भीतर किसी को ढूंढो और उसे लगातार 30 सेकंड तक चूमो। मिशन असफल हुआ तो शरीर विस्फोट हो जाएगा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लड़कों की तरफ देखा। अपना पहला चुंबन किसी लड़के को देना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। घबराहट में मैं पूरी रफ्तार से बाहर भागा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसे मैं जल्दबाजी में पकड़ूंगा वह लुओ रोयान निकलेगी। आखिरकार 30 सेकंड पूरे हुए और मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया। सहपाठी रोयान, पहले मेरी बात सुनो। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक करना चाहता था। तुम और तुम्हारा मजाक दोनों भाड़ में जाओ। वह चिल्लाई और सीधा मेरी आंख पर मुक्का मारने लगी। सौभाग्य से मुझे पहले से अंदाजा था कि वह ऐसा करेगी। उसका हाथ मेरे चेहरे तक पहुंचने से पहले ही मैंने उसे पकड़ लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम स्कूल की राजकुमारी हो। तुम्हारा हाथ कितना गोरा और मुलायम है, छूने में बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सुनकर रोयान और भी गुस्से में आ गई। गुस्से से उसके गाल हल्के लाल हो गए। उसने दांत खींचे और मुझे जोरदार लात मारने के लिए पैर उठाया, लेकिन इस बार भी मैंने उसे आसानी से रोक लिया। सहपाठी रोयान, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भावनाएं हैं, लेकिन तुम इतनी भी उतावली नहीं हो सकती। इस तरह मेरी बाहों में कूद पड़ोगी तो मुझे मुश्किल में डाल दोगी। आसपास खड़े छात्र दंग रह गए। ये लड़का पागल है क्या? किस एंगल से उसे लग रहा है कि रोयान उसे पसंद करती है? वह तो उसे पीट रही है। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। तुमने उनकी हालत देखी? दोनों की स्थिति तो काफी अजीब लग रही है। रोयान सच में ज्यादा छूटने की कोशिश भी नहीं कर रही। कहीं वे दोनों कोई शरारती खेल तो नहीं खेल रहे? क्या सच में इनके बीच कुछ चल रहा है? क्या मतलब इनके बीच कुछ चल रहा है? अरे देखो तो सही, फू युआन का हाथ अभी भी रोयान की जांघ पर है। साफ है कि दोनों एक कपल है। लोगों की बातें सुनकर जो लगातार अजीब होती जा रही थी, रोयान का चेहरा लाल पड़ गया। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। पहले मुझे छोड़ो। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम मुझे नहीं मारोगी। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तो फिर ये उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, रोयान की आंखें अचानक लाल हो गईं। अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगी। बचपन से ही वह अपने परिवार की लाडली राजकुमारी थी। किसी ने कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। अरे ये अचानक रो क्यों रही है? मैं भी घबरा गया और तुरंत उसे छोड़ दिया। रोयान एक पल के लिए मुझ पर झपटने वाली थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि वह मुझसे जीत नहीं सकती। इसलिए उसने खुद को जबरदस्ती रोक लिया। आखिर में उसने बस अपनी लाल आंखों से मुझे घूरा और दांत भींचकर धीरे धीरे कहा, मैं कसम खाती हूं एक दिन तुम्हें जरूर मारूंगी। यह कहकर उसने आंसू पोंछे और भगती हुई स्कूल की इमारत से बाहर निकल गई। कैंपस से बाहर आते ही वह सीधे एक काली बेंटली में जाकर बैठ गई। ड्राइवर ने अपनी युवा मालकिन की लाल आंखें देखकर चिंतित होकर पूछा, मिस, आपको क्या हुआ? क्या किसी ने आपको परेशान किया? रोयान ने अपने होठ भींच लिए। बिना कुछ कहे उसने अपना फोन निकाला, एक नंबर मिलाया और बोली, लाओ को अभी तुरंत मेरे पास भेजो। मुझे उसे एक काम सौंपना है। तुम बस मेरा इंतजार करो। आज रात मैं तुम्हें शहर की खाई में फेंक दूंगी और मछलियों का खाना बना दूंगी। ये वादा है। दूसरी तरफ हॉस्टल के कमरे में मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरे दिमाग में अभी भी थोड़ी देर पहले की वही लंबी टांगें घूम रही थी। उस लड़की की टांगें सच में बहुत चिकनी थीं, लेकिन उसका स्वभाव तो बारूद की तरह है। हर समय लड़ने को तैयार रहती है। मैं खुद से बड़बड़ा ही रहा था कि अचानक मुझे याद आया कि मैंने अभी तक सिस्टम का इनाम लिया ही नहीं है। एक विचार आते ही मैंने अपने मन में सिस्टम का इंटरफेस खोल दिया। इन्वेंट्री में एक कार्ड चुपचाप रखा था, पियर्सिंग पंच, आर पार वार करने वाला मुक्का। बिना झिझके मैंने उसे इस्तेमाल कर लिया। अचानक मेरे भीतर भारी मात्रा में जानकारी का सैलाब उमड़ पड़ा। यहां तक कि मेरी हड्डियां और मांसपेशियां भी किसी विशेष शक्ति से मजबूत होने लगी। लगता है मेरा शरीर तो मानो स्टील के फ्रेम जैसा बन गया है। अगर मैं किसी दिन निर्माण स्थल पर सामान उठाने चला जाऊं तो शायद रोज के 1000 युआन भी कमा लूं। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे मूर्खों की तरह मुस्कुरा रहा था। तभी अगले ही पल नीचे से एक तीखी आवाज गूंजी, फान युआन, अभी तुरंत बाहर निकलो। धट, ये तो रोयान की आवाज है। मैं तुरंत छिपने की जगह ढूंढने लगा, लेकिन फिर सोचा, रुको, वह एक लड़की है। वह लड़कों के हॉस्टल में थोड़ी घुस आएगी। मुझे डरने की क्या जरूरत है? पर अगले ही पल धड़ाम, हॉस्टल का दरवाजा एक जोरदार लात से खुल गया। मैंने सिर उठाया। रोयान पहले ही दरवाजे पर खड़ी थी। फान युआन, मैं नीचे से कब से तुम्हें बुला रही हूँ, क्या तुम पहले हो? मैं अवाक रह गया। मैडम, कम से कम मुझे प्रतिक्रिया देने का थोड़ा समय तो देती। ये लड़कों का हॉस्टल है, आपको जरा भी समझ नहीं है क्या? और वार्डन ने आपको अंदर आते देखकर रोका भी नहीं? रोयान ने ठंडे स्वर में कहा, उसे तुमसे ज्यादा मेरी परवाह है। अब मेरे साथ बाहर चलो। ये कहते हुए रोयान मेरी तरफ बढ़ी और मुझे बाहर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ मेरे सामने आया मैंने उसे फिर से पकड़ लिया। ये देखकर रोयान गुस्से से बोली, तुम आ रहे हो या नहीं? नहीं। लेकिन उसी पल उसकी आंखें अचानक नम हो गई।
दोपहर में तुमने मुझे परेशान किया, मेरी टांग को भी छुआ, और अब मैं बस तुमसे अपने साथ थोड़ी देर चलने के लिए कह रही हूँ। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? ना 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 देवी जी, कृपया मत रोइए, मैं आपके साथ चलता हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और तेजी से मुझे हॉस्टल से बाहर खींच ले गई। रास्ते भर तमाशा देखने वाले लोग उत्साह से बातें करने लगे। मैंने कहा था ना, दोनों के बीच कुछ चल रहा है। फान युआन तो सच में रातों रात किस्मत वाला बन गया। लू परिवार तो बहुत अमीर और प्रभावशाली है। अरे कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो रो यान अभी भी फान युआन का हाथ पकड़े हुए है, दोनों कितने करीब है। लोगों की बातें सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसकी तरफ मोड़कर बोला, बड़ी बहन पहले मेरा हाथ छोड़ सकती हो? अगर बाद में मुझे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो क्या उसकी जिम्मेदारी तुम लोगी? जिम्मेदारी? ठीक है। मैं उसे घूट कर बोला, तुम्हारी नज़र तो ऐसी है जैसे मुझे 1000 बार मार देना चाहती हो और जिम्मेदारी लेने की बात कर रही हो। मुझे यकीन नहीं होता। मैंने मन ही मन सोचा, सहन करो, अभी बस सहन करो, जब मौका मिलेगा तब देखेंगे। फिर मैंने पूछा, आखिर तो मुझे कहाँ ले जा रही हो? रो यान ने जवाब दिया, स्कूल के पीछे, वही जगह जिसके बारे में तुमने कहा था। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। वो हमारी स्कूल की वही मशहूर जगह तो नहीं? अरे बड़ी बहन, ये सब कुछ बहुत तेजी से नहीं हो रहा, हम तो सिर्फ आधे दिन पहले ही मिले हैं। ऐसा मत करो, ठीक है? दोपहर वाली बात के लिए मैं थोड़ा समझौता कर सकता हूँ। तुम चाहो तो बदले में मेरी टांग छू लो, हिसाब बराबर हो जाएगा। रोयान ने गुस्से में कहा, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, गंदे इंसान? मैंने कहा था कि हम सिर्फ टहलने जा रहे हैं, टहलना, समझे? ये सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। अरे तुम ही तो मुझे इस छोटे जंगल में लाना चाहती थी और अब मुझे गंदा कह रही हो। ठीक है, मैं नहीं जा रहा, मैं अभी हॉस्टल वापस जा रहा हूँ। रोयान ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं ही गलत हूँ, बस अब चलो। थोड़ी देर बाद वो मुझे खींचते हुए स्कूल के पीछे वाले छोटे जंगल में ले आई। वो जगह स्वाभाविक रूप से बहुत अंधेरी थी। स्कूल के प्रेमी जोड़ों के लिए ये सबसे पसंदीदा छिपने की जगह थी। रात के समय अगर तुम किसी झाड़ी को यूं ही हटा दो तो किसी न किसी जोड़े को वहीं बैठे देख सकते थे। मैंने डरने का नाटक करते हुए कहा, सहपाठी रोयान, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, क्यों ना हम थोड़ा और करीब आ जाए। ये कहते हुए मैंने उसकी कमर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ उसे छू भी नहीं पाया था कि उसने मुझे धक्का दे दिया। गंदे आदमी, फिर से मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने तुरंत कहा, फायदा उठाने की नहीं, मुझे सच में अंधेरे से डर लगता है, यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। रोयान के होठों पर हल्की मुस्कान आई। बहुत अच्छा, अगर तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसने अचानक जोर से कहा, लाओ बाहर आओ और इसकी अच्छी तरह पिटाई करो। मुझे प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। एक पल पहले वो शर्मीली लड़की लग रही थी और अगले ही पल एक गुस्सैल शेरनी बन गई। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही मुझे पीछे से एक बेहद ताकतवर मुक्का आता हुआ महसूस हुआ। सौभाग्य से इस समय मेरी शारीरिक क्षमता पहले से कहीं बेहतर थी। मैंने बस एक कदम बगल में हटाया और उस मुक्के को आसानी से टाल दिया। अंधेरे से एक हैरान आवाज आई, क्या 40 साल की मेहनत के बाद मैंने अचानक हमला किया और तुमने उसे भी चकमा दे दिया? अभी तो कह रहे थे कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारे अंदर जरा भी मार्शल आर्ट्स की नैतिकता नहीं है। मुझे आक्रमण चकमा देते देखकर रोयान और भी गुस्से में भर गई। अगर आज मैंने तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई नहीं की तो मेरा गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। लाओ, इसे पकड़ लो। लाओ ने भी समय बर्बाद नहीं किया, उसने तुरंत मुझे लात मारने के लिए पैर उठाया। मेरा पहला मुक्का तुमने शायद किस्मत से बचा लिया था, देखते हैं अब कैसे बचते हो। लेकिन अगले ही पल कड़क, एक हड्डी टूटने जैसी आवाज गूंजी। फिर लाओ चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा और अपना पैर पकड़ लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सहपाठी रोयान, तुम्हारा ये मददगार कुछ खास नहीं है, इसे वापस घर भेज दो, दूध पीकर बड़ा होने दो। यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा ही कर रहा है। मेरी बात सुनकर भी रोयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी थी। आखिर लाओ उसके परिवार के सबसे अच्छे अंगरक्षकों में से एक था, लेकिन मेरे सामने वो एक भी चाल नहीं चल पाया। वो मुझे अविश्वास से देखते हुए बोली, फान युआन, क्या तुमने पहले से मार्शल आर्ट सीखी हुई है? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ इंटरनेट से खुद ही सीखा है। बेशक मैं उसे ये नहीं बता सकता था कि मेरे पास एक सिस्टम है। वैसे भी वो ए रैंक मार्शल आर्ट्स की ताकत को समझ नहीं पाती। मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरे सामने यूं ही नाटक करती रही तो अगली बार मैं तुम्हें अपने सारे खास दाव दिखा दूंगा, देखते हैं तब तुम टिक पाती हो या नहीं। फिर मैंने पूछा, और कोई मददगार बचा है? नहीं तो मैं वापस डॉक्टर सोने वाला हूँ, देर तक जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। रोयान ने मेरी दूर जाती पीठ को दांत पीसते हुए देखा, लेकिन वो मेरे खिलाफ कुछ कर नहीं सकती थी। मैंने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि अचानक पीछे से रोयान की एक तेज चीख सुना। उसी समय मेरे दिमाग में फिर वही परिचित आवाज गूंजी, नई मिशन जारी, लुओ रुइन को खतरे से बचाओ। मिशन पूरा होने पर तुम्हें ग्रेट व्हील ऑफ फॉर्च्यून घुमाने का एक मौका मिलेगा। क्या आप ये मिशन स्वीकार करना चाहते हैं? अगर मैं मना कर दूं तो स्वचालित रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। मैं तुरंत बोला, ठीक है बड़ी बहन, मैं स्वीकार करता हूं। ये बेवकूफ सिस्टम हर समय मेरे शरीर को उड़ाने की धमकी देता रहता है, ऐसे में मैं मना करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? लेकिन सिस्टम फिर भी बोला, बहुत बातें हो गई, अब से स्वचालित स्वीकृति मोड सक्रिय कर दिया गया है। दूसरी तरफ लुओ रुइन छटपटाते हुए चिल्ला रही थी, तुम लोग मुझे अगवा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मरना चाहते हो क्या? सामने खड़ा आदमी जोर से हंसा, तुम लू परिवार की बेटी हो इसलिए तो तुम्हें उठाया है। हमें ना तुम्हारे नाम से मतलब है ना तुम्हारे रुतबे से, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। चाहे तुम लू परिवार की राजकुमारी ही क्यों ना हो, यहाँ हमारे हाथों में पड़कर तुम्हें चुपचाप रहना होगा, अगर बॉस ने तुम्हें छूने से मना ना किया होता। ये कहते हुए उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया।
लेकिन उसका हाथ लोअरविन के चेहरे तक पहुंचने से पहले ही एक तेज दर्द उसकी बाह में दौड़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, पैसों की बात तो ठीक है, लेकिन उसके चेहरे को तो मैंने भी अभी तक नहीं छुआ। तुम्हारा ये गंदा हाथ उसे छूने के लायक नहीं है। आदमी दर्द से मुंह बिगाड़ते हुए चिल्लाया। अच्छा, ये छोटा बदमाश आखिर आया कहां से? फिर उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, इस लड़के की टांगें तोड़ दो। मैंने आंखें घुमाई। तुम गुंडों की एक आदत होती है, बात शुरू होते ही सामने वाले की टांगें तोड़ने की धमकी देते हो। क्या ये तुम्हारी कोई पारिवारिक परंपरा है? मेरे पीछे खड़ी लोअरविन ने जल्दी से फुसफुसाकर कहा, ये दोनों बहुत ताकतवर है। लाओ को इन्होंने सिर्फ 2 बार में बेहोश कर दिया था। मैंने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया, समझ गया, तुम बस पीछे रहो और चिंता मत करो। तुम बस यही खड़ी रहो और मेरा कमाल देखो। मैंने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बिना पीछे मुड़े, और उन दोनों आदमियों की तरफ दौड़ पड़ा। लोअरविन मेरी पीठ को देखते हुए कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। धत, मैं तो लगभग भावुक हो गई। ये लोग खूंखार गुंडे हैं। क्या फान युआन को सच में मेरे झंझट में फंसने से जरा भी डर नहीं लगता? लेकिन उसकी भावनाएं 1.5 सेकंड भी नहीं टिक सकी, क्योंकि अगले ही पल दोनों गुंडे पहले से ही जमीन पर पड़े थे। मैंने उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा, तो मेरी प्यारी सहपाठी, मैं हीरो जैसा लग रहा हूं या नहीं? लोअरविन ने आंखें घुमाई। बकवास बंद करो और पहले मुझे खोलो। मैंने तुरंत जवाब दिया, जैसा हुक्म मैडम। लेकिन जैसे ही मैं उसकी रस्सियां खोलने लगा, एक आदमी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। बिना सिर उठाए मैंने शांत स्वर में कहा, सरदार, आपके बाकी 10 आदमी भी अगर एक साथ हमला कर दे, तब भी वे मेरे सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। समझदारी इसी में है कि आप लोग चले जाए। अगर यही रुके रहे तो मुझे सच में हाथ उठाना पड़ेगा। लेकिन वो आदमी गया नहीं। उसने बस ठंडी हंसी हंसी। मेरा गुस्सा अचानक बढ़ गया। मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और फिर भी तुम लोग नहीं माने। तभी अचानक, सरदार सरदार, मैं तुरंत बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी इसी वक्त मैं इसे दोबारा बांध देता हूँ। ये कहकर मैंने लोअरविन को फिर से बांध दिया, यहाँ तक कि खुद को भी बांध दिया। फिर मासूम चेहरे से पूछा, सरदार, अब ठीक है, चाहे तो मुझे खोलकर देख लीजिए। मैं तो लगभग रोने ही वाला था। ये बेवकूफ सिस्टम सच में एक आफत है। पहले इसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे सबसे लोकप्रिय लड़की को चूमने पर मजबूर कर दिया। अब इस लोअरविन को बचाने भेज दिया। नतीजा, ना मैं उसे ठीक से बचा पाया, ना खुद बचा, उल्टा खुद भी फंस गया। तभी एक आदमी ने पूछा, सरदार, काम हो गया, पैसा कब मिलेगा? सरदार ने जवाब दिया, चिंता मत करो, जैसे ही लू परिवार शहर की वह जमीन छोड़ देगा, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। इसी समय लू परिवार के बंगले में एक नौकर तेजी से ऊपर की ओर भागा। डायरेक्टर लू, बड़ी समस्या हो गई है। क्या हुआ? पहले शांत होकर बताओ। मिस के निजी अंगरक्षक का फोन आया था। मिस का अपहरण हो गया है। लू साहब का चेहरा तुरंत बदल गया। इतनी हिम्मत किसी हुई कि मेरी बेटी को अगवा कर ले? उसी वक्त उनका फोन बज उठा। हेलो डायरेक्टर लू, सब ठीक है, उम्मीद करता हूँ। लगता है आपने शहर के केंद्र वाली परियोजना में अरबों का निवेश कर दिया है। लू साहब की आवाज ठंडी हो गई। जू तियान, क्या मेरी बेटी का अपहरण तुमने करवाया है? दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई। डायरेक्टर लू, आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं तो बस आपको याद दिलाने के लिए फोन कर रहा हूँ कि जिस जमीन पर जू परिवार की नजर है, उसमें दखल देने की कोशिश मत कीजिए, वरना मेरी तलवार गलती से आपको घायल भी कर सकती है। अच्छी तरह सोच लीजिए, अगली बार जब मैं फोन करूंगा तो शायद इतनी विनम्रता से बात न करो। ये कहकर उसने फोन काट दिया। लू साहब ने गहरी भौहें सिकोड़ ली। चैन को भेजो, पूरी जांच करवाओ। अगर कोई नतीजा न मिला तो उसे अपना सिर लेकर मेरे सामने आना होगा। दूसरी तरफ एक सुनसान गोदाम में मुझे लीनेंग ने जोरदार लात मार दी। मैं दर्द से बोला, धीरे सरदार, मैं काफी देर से गाड़ी में बैठा था, मेरी टांगें पहले से ही सुन्न है। बदमाश, अब भी मजाक करने की हिम्मत है? उसने गुस्से से कहा, इसे ऊपर ले जाओ और पहले बांध दो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अभी भी मारोगे? जब नीचे जाऊंगा तो जैक्सन के लिए फूल भी लेता जाऊंगा। मैं तो उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मून वॉक भी करना जानता हूँ। गोदाम की छत पर पहुंचने के बाद मैंने पूछा, मुझे यहाँ ऊपर इसलिए लाए हो कि चांद देखने का मजा ले? अपना मुंह बंद रख, कम बकवास करो। तुम लोअरविन के कथित बॉयफ्रेंड हो, है ना? मैं तुरंत बोला, कौन सा बॉयफ्रेंड? हम तो बस सहपाठी है। बहुत सवाल पूछ रहे हो। लीनेंग ने मुलायम फिर एक लात मारी। फिर उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। फिर उसने एक वीडियो चलाया। वीडियो में मैं और लोअरविन बाहर एक दूसरे को जोर से चूम रहे थे। वो मेरी तरफ देखकर बोला, अब भी कहोगे कि तुम दोनों एक कपल नहीं हो? मैंने हैरानी से कहा, सरदार, आप तो अपहरणकर्ता हो, आपको मेरी प्रेम कहानी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? फिर मैंने अचानक कहा, ओह समझ गया, हमारी वीडियो वायरल हो गई है, इसलिए आप मुझे उससे डेट करने के लिए मजबूर करना चाहते हो, ताकि हम लाइव स्ट्रीम करके सामान बेचें और आप खूब पैसे कमाओ। क्या शैतानी योजना है? वो गुस्से से चिल्लाया, बकवास बंद कर, साफ साफ बता, मानता है या नहीं? मैंने तुरंत कहा, हाँ मानता हूँ, हमारा एक बच्चा भी है और हम दोनों कपल है। अब बंदूक जरा नीचे कर लो, कहीं गलती से चल ना जाए। वो मेरी बात से और भी भड़क गया। उसी समय फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, तो ये लड़का सच में लोअरविन का बॉयफ्रेंड है? इसे खत्म कर दो, सबूत भी अच्छी तरह साफ कर देना, प्रशासन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो आदमी थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन ये फानशेंग विश्वविद्यालय का छात्र है, अगर एक छात्र अचानक गायब हो गया तो मामला बड़ा बन सकता है। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, छोटे से लड़के ने मेरी राह में आने की हिम्मत की है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे नहीं हटा सकता? लेकिन हथियार का इस्तेमाल मत करना, इससे मामला और जटिल हो जाएगा। उस आदमी ने कहा, मेरे पास सिर्फ एक ही बंदूक है, मैं उसे बेकार नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ से जवाब आया, ठीक है, और याद रखना, बाद में सब साफ कर देना। फोन कट गया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, लड़के, मुझे दोष मत देना, तुमने ही गलत आदमी को चुनौती दी है। मैं मुस्कुराया, तो इसके पास सिर्फ एक ही पिस्तौल है, मामला आसान हो गया। मैंने अभी अभी अनुमान लगाया था कि उसके पास सिर्फ एक बंदूक है, और इस बेवकूफ ने खुद ही अपनी पोल खोल दी। ये सुनते ही वो फिर गुस्से में आ गया और बंदूक दोबारा मेरे सिर पर तान दी। क्या तुम्हें लगता है कि एक गोली से मैं तुम्हें मार नहीं सकता? लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने अपना माथा आगे बढ़ाकर बंदूक की नली को हल्का सा धक्का दिया और शांत स्वर में कहा, तुम्हारे बॉस ने साफ कहा था कि बंदूक इस्तेमाल नहीं करनी है, और लोअरविन वो अपने पिता की सबसे प्यारी बेटी है। वो आदमी अपनी बेटी के लिए पागल है,
मुझे पूरा यकीन है कि उसने अब तक हमारी जगह का पता भी लगा लिया होगा। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चलाओ गोली, अगर हिम्मत है तो चला दो बेवकूफ। अगर तुमने गोली चलाई तो लू परिवार के लोग यहाँ पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही लेमेंग थोड़ा घबरा गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो क्या हुआ, अभी तुम बंधे हुए हो, मैं तुम्हें लात मार मार कर भी खत्म कर सकता हूँ। उसकी बात पूरी होते ही मैंने रस्सियां खोल दी। बेवकूफ, ये रस्सियां मैंने खुद बांधी थी, मैं जब चाहूं इन्हें खोल सकता हूं। लेमेंग पूरी तरह घबरा गया। वो मेरी ताकत जानता था, मैं उसे एक चूसे की तरह आसानी से कुचल सकता था। बिना देर किए उसने गोली चला दी, लेकिन तब तक मैं उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका था। अगले ही पल कड़क उसकी टांग टूटने की आवाज आई। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुमने अभी मुझे 3 लातें मारी थी, अब अगर मैं तुम्हें अपाहिज बना दूं तो ये पूरी तरह न्याय संगत है। लेमेंग डर से चीख उठा। नहीं, नीचे खड़े गुंडे जोर जोर से हंस रहे थे। एक और जिंदगी खत्म हो गई। हमारा बॉस तो कमाल है, उसने सीधे गोली मार दी। अगर दुश्मन आ गए तो? कौन से दुश्मन? जल्दी काम खत्म करो, कल पैसे लेकर भाग जाएंगे। उनकी बातें सुनकर लुआ रुइन स्तब्ध रह गई। फान युआन मर गया? तार्किक रूप से तो उसे खुश होना चाहिए था। अगर ये बड़ा बदमाश मर गया है तो मुझे ताली बजानी चाहिए। फिर मेरे दिल में ये अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? उसकी आंखें लाल हो गईं। बदमाश, तुमने तो कहा था कि मुझे बचाओगे, तुम ऐसे कैसे मर सकते हो? अगर तुम मुझे बचाने नहीं आते तो तुम्हारी जान भी खतरे में नहीं पड़ती। माफ करना, ये सब मेरी गलती है। मैं अभी ऊपर जाकर तुम्हारा बदला लूंगी। किसी अनजानी ताकत से प्रेरित होकर लुआ रुइन ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। नीचे के गुंडे घबरा गए। वो ऊपर जा रही है, वो आदमी भाग गया है, जल्दी उसके पीछे जाओ। ऊपर पहुंचने पर लुआ रुइन ने देखा कि एक धुंधली परछाई जमीन पर पड़े किसी व्यक्ति को लगातार पीट रही थी। उसे लगा कि फान युआन खतरे में है। वो चिल्लाई, फान युआन को छोड़ दो, मैं तुमसे लड़ूंगी। ये कहते हुए वो झपट पड़ी और उसने सामने वाले को जोर से काट लिया। तभी एक परिचित आवाज आई, अरे बड़ी बहन, तुम इंसान हो या कुत्ता? ये आवाज सुनते ही लुआ रुइन ने तुरंत अपनी पकड़ ढीली कर दी। फान युआन, उसकी आंखें फैल गई। मुझे लगा तुम मर गए हो, मैं तो तुम्हारा बदला लेने ऊपर आई थी। फिर उसने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ तुम जिंदा। मैं पूरी तरह घबरा गया। इस लड़की की प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त क्यों है? कहीं यह मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? खुद को संभालने के बाद मैं बेवकूफों की तरह हंसने लगा। देखो तुमने मेरे हाथ का क्या हाल कर दिया। मैंने तुम जैसी खतरनाक लड़की आज तक नहीं देखी। रोयान शर्म से नजरें फेरकर दूसरी तरफ देखने लगी। उसके दांतों के निशान मेरे हाथ पर दिल के आकार जैसे दिख रहे थे। उसी समय बाकी गुंडे भी ऊपर पहुंच गए। अपने बॉस को तड़पते देखकर वे घबरा गए। बॉस बॉस, आपको क्या हुआ? लेमेंग ने दर्द में कहा, मुझे छोड़ो, पहले उस लड़के को संभालो। ये सुनते ही बाकी गुंडे भूखे भेड़ियों की तरह मुझे घेरने लगे। लग रहा था जैसे अगले ही पल वे मुझ पर टूट पड़ेंगे। तभी धड़ाम, एक गोली की आवाज गूंजी। सभी गुंडे तुरंत जमीन पर लेट गए और सिर पर हाथ रख लिए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, सच्चाई के सामने सब बराबर हो जाते हैं। फिर मैंने आदेश दिया, चलो सब मिलकर गाना गाओ। दरवाजे के सामने बड़े पुल के नीचे बत्तखों का एक झुंड तैर रहा है। एक गुंडा सबसे जोर से गा रहा था। मैंने उसे 2 लात मार दी। तू नहीं गा रहा था, है ना? वो रोते हुए बोला, बॉस मैं गा रहा था। मैंने कहा कि नहीं गा रहा था तो मतलब नहीं गा रहा था, और उसे 2 लाके और मार दी। और जब मैं ऊपर आ रहा था मुझे लात मारने वाला भी तू ही था। बात समझ के मुझे याद नहीं है। मैं हिसाब बराबर करने वालों में से हूँ, हर अपमान का बदला लेता हूँ। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, बधाई हो, मिशन पूरा हुआ। भाग्य का महान चक्र सक्रिय किया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें। कुछ क्षण बाद, बधाई हो, आपने यान चुआंग की हथियार निपुणता कार्ड प्राप्त की है। मैंने तुरंत उसका उपयोग कर लिया। एक बार फिर मेरे दिमाग में ज्ञान का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। मेरे हाथ में पकड़ी बंदूक मानो मेरे शरीर का ही हिस्सा बन गई। मैंने यूं ही एक और गोली चला दी। गोली सीधे एक गुंडे की टांगों के बीच जा लगी। वो डर के मारे कांप उठा। मास्टर फान, मैं गा रहा हूं, पूरी ताकत से गा रहा हूं। मैंने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस अपनी निशानेबाजी जांच रहा था। फिर मैंने पूछा, वैसे तुम मून वॉक करना जानते हो? उठो और मेरे लिए थोड़ा नाच कर दिखाओ। बेचारा मन ही मन खुद को कोसने लगा। मुझे चुप ही रहना चाहिए था, मेरी ही जुबान फिसली थी। इसी बीच बगल की छोड़ी हुई इमारत में शौचालय से लौटकर रोयान राहत भरे चेहरे के साथ वापस आई। आह, अब जाकर थोड़ा चैन मिला। मैंने उसे देखते हुए कहा, बड़ी बहन, तुम थोड़ी और स्त्रियोचित नहीं हो सकती, कोई तुम्हें लड़का समझ लेगा। अब जबकि खतरा टल चुका था, रोयान का चिड़चिड़ा स्वभाव तुरंत वापस आ गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यही मार दूं? ये कहते हुए उसने फिर मुझे लात मारने की कोशिश की। मैंने एक हाथ से उसकी टांग पकड़ ली। फान युआन, तुम फिर मुझे परेशान कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, बदमाश। मैंने बेबसी से कहा, बड़ी बहन, हर समय लड़ने और मारने की बात मत किया करो, थोड़ा सभ्य बनो। सभ्य? तुम्हारा सिर। उसी समय फैक्ट्री के बाहर गोलियों की आवाज का पीछा करते हुए लू लिंचुआन तेजी से वहां पहुंच रहा था। यंग मास्टर, जो ने अंदर की जांच लगभग पूरी कर ली है। लगभग? सीधा बताओ क्या बात है? लू लिंचुआन ने टैबलेट अपने हाथ में ले ली। जो उसने देखा उसे देखकर वह दंग रह गया। फैक्ट्री की पहली मंजिल पर करीब 1 दर्जन गुंडे बंधे हुए जमीन पर बैठे थे, और उससे भी अजीब बात, वे सब मिलकर गा रहे थे, दरवाजे के सामने बड़े पुल के नीचे। यहाँ तक कि बीच में एक आदमी मून वॉक भी कर रहा था। साथ खड़े लोग भी हैरान थे, क्या इन लोगों की कोई अजीब आदत है, बंधे हुए हैं फिर भी गाना नाच रहे हैं। तभी स्क्रीन बदल गई। अब उसमें मैं दिखाई दे रहा था। मैं लू रोयान की टांग पकड़े हुए था और उसके गुस्से भरे चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। लू लिंचुआन ने मुझे तुरंत पहचान लिया। यही है वो। अपनी बहन के गायब होने की जांच करते समय उसने विश्वविद्यालय के कैंपस नेटवर्क पर वही वीडियो देखा था, जिसे मैं लू रोयान को जबरदस्ती चूम रहा था। उसे लगा कि मैं प्यार का नाटक करके असल में उसके अपहरण की साजिश रचा हूं। गुस्से से उबलते हुए उसने कहा, मुझे इंफ्रारेड स्नाइपर राइफल दो।
उसी आदमी ने तुरंत कहा, यंग मास्टर, मुझे नहीं लगता कि फान युआन ही में से अपहरण के पीछे है। बहुत बातें मत करो, बंदूक दो। उस समय लू लिनचुआन किसी की सुनने की हालत में नहीं था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं उसकी बहन को परेशान कर रहा हूँ। मजबूर होकर चेमो ने उसे स्नाइपर राइफल दे दी। दूसरी तरफ मैं और लू रोयान अब भी एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। अचानक एक लाल इंफ्रारेड निशाना मेरे सिर पर आकर ठहर गया। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। गड़बड़ हो गई, मैं लापरवाह हो गया था। लेकिन मैं कुछ सोच पाता उससे पहले लू रोयान ने मुझे जोर से नीचे गिरा दिया। इंफ्रारेड स्नाइपर है, जल्दी भागो, मैं तुम्हें कवर देती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। जो लड़की अभी तक मुझे काटने पीटने की धमकी दे रही थी, वह अचानक मेरी रक्षा के लिए खुद सामने खड़ी थी। धत, मैं सच में भावुक हो गया। अगले ही पल मैंने फैसला कर लिया, मैं भागूंगा नहीं। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, मेरी प्यारी सहपाठी, इस बार हीरो बनने दो मुझे। फिर मैं मुड़ा और सीधे सामने खड़ा हो गया। धड़ाम, गोली की आवाज गूंजी। जो आदमी दरवाजे से अंदर घुस रहा था वह सीधे जमीन पर जा गिरा। मैंने गर्व से कहा, लगता है आज मेरे अंदर कोई महान निशानेबाज उतर आया है। मुझसे टकराने का मतलब मौत को बुलाना है। लेकिन अगले ही पल करीब 10 लोग एक साथ फैक्ट्री के अंदर घुस आए और चिल्लाने लगे, यंग मास्टर। तभी मुझे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। मैंने सामने की भीड़ को देखकर आंखें फाड़ ली। धत, मेरी गोलियां तो लगभग खत्म हो चुकी है। तभी एक आदमी जल्दी से बोला, मिस, मैं चेमो हूं, जो अभी अंदर आया था वह आपके बड़े भाई थे, वे आपको बचाने आए थे। मैं पूरी तरह सर रह गया। मैंने अपने होने वाले बड़े साले को ही गोली मार दी। दूसरी तरफ लू लिनचुआन दर्द से करा रहा था। इस लड़के का निशाना तो कमाल का है। अगर मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहनी होती तो अभी अपने पूर्वजों से मिलने चला जाता। रोयान घबराकर दौड़ी और अपने भाई को उठाने लगी। मैंने उसे इंफ्रारेड से निशाना बनाया था ताकि तुम उसे सबक सिखा सको, लेकिन तुम बहन इसमें मत पड़ो। असल में जब ली लिनचुआन पास आया, उसने दोनों को देखा। वे एक दूसरे को खींचते हुए झगड़ रहे थे। यह साफ तौर पर छेड़छाड़ और फ्लर्ट जैसा लग रहा था, अपहरण जैसा बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये नहीं सह पा रहा था कि उसकी बहन को ये लड़का परेशान करे, इसलिए उसने उसे निशाना बनाया था ताकि उसकी बहन उसे अच्छी तरह पीट सके। लेकिन लू रुयांत ने सीधे उस लड़के को जमीन पर गिरा दिया और अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा करने को तैयार हो गई। जैसा कि पुरानी कहावत है, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसे रोककर नहीं रखा जा सकता। ये बात तुम पर पूरी तरह लागू होती है, लू रुयांत। मुझे नहीं पता था कि वो तुम थे। मैंने सोचा कि तुम अपहरणकर्ताओं के साथी हो। आज फान युआन ने मुझे बचाने के लिए लगभग 2 बार अपनी जान जोखिम में डाल दी। ठीक है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। ली लिनचुआन ने आंखें घुमाई और मेरी तरफ मुड़कर पूछा, लड़के, तुमने इतनी अच्छी निशानेबाजी कहाँ सीखी? फान युआन हल्का सा हंसा। मैंने बहुत क्रॉसफायर खेला है। ली लिनचुआन को इस पर संदेह हुआ। उसे लगा कि ये लड़का अभी अभी पहाड़ों से उतरा कोई गुप्त मार्शल आर्ट्स मास्टर है, जैसा कि उपन्यासों में होता है। लेकिन अपनी बहन को खोजते समय उसने इस लड़के का पूरा अतीत भी खंगाल लिया था। कोई गुप्त गुरु नहीं था, इसलिए उसकी शानदार निशानेबाजी का एकमात्र कारण शायद सचमुच बहुत ज्यादा क्रॉसफायर खेलना ही था। अंत में वो कहता है, मैंने सुना है कि तुमने सबके सामने मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत की थी। असल में जब ली लिनचुआन पास आया तो उसने दोनों को देखा। वे एक दूसरे को खींचते हुए झगड़ रहे थे। ये साफ तौर पर छेड़खानी लग रही थी, अपहरण जैसी कोई बात नहीं थी। वो बस अपनी बहन को इस लड़के द्वारा परेशान होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसने इंफ्रारेड से उसे निशाना बनाया ताकि उसकी बहन उसे सबक सिखा सके। लेकिन लू रुयांत ने सीधे उस लड़के को जमीन पर गिरा दिया और उसकी जान की परवाह किए बिना उसकी रक्षा करने को तैयार हो गई। जैसा कि कहावत है, बेटी बड़ी हो जाए तो उसे रोककर नहीं रखा जा सकता। ये बात तुम पर बिल्कुल फिट बैठती है, लू रुयांत। मुझे नहीं पता था कि वह तुम थे। मैंने सोचा कि तुम अपहरणकर्ताओं के साथी हो। आज फान युआन ने मुझे बचाने के लिए लगभग 2 बार अपनी जान गंवा दी। ठीक है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं। ली लिनचुआन ने आंखें घुमाई और मेरी ओर मुड़कर कहा, लड़के, तुमने इतनी अच्छी निशानेबाजी कहाँ सीखी? फान युआन हल्का सा हंसा। मैंने बहुत क्रॉस फायर खेला है। ली लिनचुआन को इस पर शक हुआ। उसने सोचा कि यह लड़का अभी अभी पहाड़ों से उतरा कोई गुप्त मार्शल आर्ट्स मास्टर है, जैसा कि उपन्यासों में होता है। लेकिन अपनी बहन को खोजते समय उसने इस लड़के का पूरा अतीत भी खंगाल लिया था। कोई गुप्त गुरु नहीं था, इसलिए उसकी निशानेबाजी का एकमात्र कारण शायद सचमुच बहुत ज्यादा क्रॉस फायर खेलना ही था। मैंने सुना है कि तुमने सबके सामने मेरी बहन को परेशान किया था। असंभव, रुयांत और मेरा रिश्ता बहुत पवित्र है। अब भी मानने से इनकार कर रहे हो? तभी ली लिनचुआन ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक वीडियो चला दी। तो फिर इसे समझाओ, ये क्या है? HD वीडियो देखते ही मैं लगभग बेहोश हो गया। वो हमारा जोशीला चुंबन था। तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या? हर जगह घूमते रहते हो। ये देखकर लू रुयांत का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। बड़े भाई, ये एक गलतफहमी है। तुम दोनों किस कर रहे हो और तुम इसे गलतफहमी कह रही हो, और ये लड़का तुम्हारी जान छू रहा है, ये भी गलतफहमी है। तुम अभी छोटी हो, फिर भी इसकी इतनी रक्षा क्यों कर रही हो? तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा बदला लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन साफ था कि लू रुयांत समझ नहीं रही थी। बड़े भाई, इसमें दखल मत दीजिए। मैं अब बालिग हूं। अगर तुम्हें ये लड़का पूरा निकल भी जाए तब भी मैं दखल ना दूं। फिर उसने कहा, कल शाम इस लड़के को घर खाने पर लेकर आना। लू रुयांत को लगा कि फान युआन को खाने पर बुलाना अच्छी बात है, क्योंकि उसने पिछली रात उसकी जान बचाई थी। लेकिन ली लिनचुआन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने तय कर लिया था कि खाने की मेज पर वो इस लड़के की अच्छी तरह खबर लेगा। मैं एक तरफ खड़ा था, लू रुयांत के खुश चेहरे को देखकर, फिर ली लिनचुआन की मुझे मार डालने वाली नजर देखकर। मैंने मन ही मन सोचा, तुम तो मुझे मरवाकर ही मानोगी। खाने पर जाना? मर भी जाऊं फिर भी नहीं जाऊंगा। लेकिन अगले दिन मैं लू रुयांत की 65 मिस्ड कॉल्स का सामना नहीं कर पाया। जब 66वीं बार फोन बजा तो मैंने उठा लिया। ये लड़की बहुत जिद्दी थी। अगर मैं फोन ना उठाता तो पिछली बार की तरह सीधे मेरे हॉस्टल में आकर मुझे डांटने लगती। दीदी, मुझे मारने का इरादा है क्या? इतनी कॉल क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया? जल्दी नीचे आओ, मैं पिछले आधे घंटे से स्कूल के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। फान युआन ने गहरी सांस ली।
वो अब बच नहीं सकता था। उसी समय लू रोयांत के पास ली लिनचुआन का फोन आया। छोटी बहन, घर पर खाना तैयार है, चुआन पवेलियन में। आधे घंटे बाद मैं और लू रोयांत एक बेंटली में बैठे उपनगर के जंगल से गुजर रहे थे और एक छोटी सी 3 मंजिला प्राचीन इमारत के सामने पहुंचे। जैसे ही मैं कार से उतरा, मुझे ऐसा लगा मानो किसी बड़े सरकारी अधिकारी के घर आ गया हो। लू रोयांत उत्साहित होकर बोली, फान युआन, जल्दी देखो, ये बोगैटी है। मैंने फानचिन में कभी ऐसी कार नहीं देखी। अरे, यहाँ तो एक और है, और उधर भी। चुप रहो बेवकूफ, जल्दी अंदर चलो, मेरा भाई शायद पहले ही आ चुका होगा। फिर मैं उसके पीछे पीछे उस इमारत में चला गया। प्रवेश द्वार पर सुरक्षा जांच और मेटल डिटेक्टर तक लगे हुए थे। मैं हैरान रह गया, ये कोई रेस्टोरेंट है या हवाई अड्डा? इतनी सख्ती क्यों? लेकिन लू रोयांत बिल्कुल शांत थी। वो यहाँ कई बार आ चुकी थी और इसकी आदी थी। चुआन पवेलियन के अंदर चाकू और बंदूक जैसी हर तरह की हथियार लाना मना था, ताकि किसी भी तरह की हिंसा रोकी जा सके। जो कोई भी इस नियम को तोड़ता, उसे मालिक खुद बाहर निकलवा देता और जीवन भर के लिए ब्लैकलिस्ट कर देता। उस समय जब लू परिवार अभी फानचेंग का सबसे बड़ा परिवार नहीं बना था, उन्होंने मो परिवार को फंसाने के लिए एक चाल चली थी। मो परिवार के लोग खाने की मेज पर चाकू और कांटे लेकर लड़ पड़े थे। ली लिनचुआन को सिर्फ हल्की चोटें आई थी, लेकिन मो परिवार ने नियम तोड़ दिए थे। इसके बाद मो परिवार धीरे धीरे फानचेंग के बड़े परिवारों की सूची से बाहर हो गया और लू परिवार शहर का सबसे प्रभावशाली परिवार बन गया। इससे साफ पता चलता था कि चुआन पवेलियन के मालिक की ताकत कितनी भयानक थी। तभी एक सुरक्षा गार्ड ने कहा, सर, आपके पास रसोई का चाकू है, कृपया उसे बाहर निकालिए। जब आप लौटेंगे तो हम आपको वैसे ही वापस कर देंगे। धत्ता, रात के खाने पर कौन चाकू लेकर आता है? मैंने कहा, तुम्हारे साथ रहते हुए कभी भी मुसीबत आ सकती है। मेरे पास बंदूक तो थी नहीं, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा चाकू ही ले आया। तुम सच में थोड़े बेवकूफ हो। ये कहते हुए लू रोयांत की आवाज़ अनजाने में थोड़ी नरम हो गई। उसके दिल में हल्की सी गर्माहट पैदा हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि फान युआन उसकी रक्षा के बारे में इतना सोचता है। बेवकूफ तो तुम हो, छोटी शैतान, मैंने चाकू गार्ड को देते हुए कहा। इसे अच्छे से संभाल कर रखना। मैंने इसे सुपरमार्केट से 5 युआन 80 सेंट में खरीदा है। अगर खो गया तो मुझे पूरे 6 युआन लौटाने पड़ेंगे। लू रोयांत ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया, मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से मुझे वहां से खींच ले गई। कुछ देर बाद हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे। गलियारे के दोनों ओर निजी कमरों के बहुत ही काव्यात्मक नाम लिखे हुए थे। तभी गलियारे में लगी एक पेंटिंग ने मुझे अचानक रोक दिया। चांद की रोशनी सदा बनी रहे और सौंदर्य युगों तक अमर रहे। लू रोयांत ने मुझे आश्चर्य से देखा। अरे बेवकूफ, तुम्हें सुलेख और चित्रकला की भी समझ है। उस समय फानचेंग का सबसे बड़ा परिवार मो परिवार था। उन्होंने खाने के बर्तनों और चाकुओं से खुद ही झगड़ा खड़ा कर दिया था। ली लिनचुआन को केवल हल्की चोटें आईं, लेकिन इस घटना के कारण मो परिवार ने चुआन पवेलियन के नियमों का उल्लंघन कर दिया। इसके बाद मो परिवार धीरे धीरे फानचेंग के बड़े और प्रभावशाली परिवारों की सूची से बाहर हो गया और इसी तरह लू परिवार शहर का सबसे शक्तिशाली परिवार बन गया। इससे पता चलता था कि चुआन पवेलियन के मालिक के तरीके और प्रभाव कितने शक्तिशाली थे। तभी एक गार्ड बोला, सर, आपके पास रसोई का चाकू है, कृपया उसे बाहर निकालिए। बाहर जाते समय हम उसे आपको ज्यों का त्यों वापस कर देंगे। मैंने कहा, धट, कोई रात के खाने पर भी चाकू लेकर आता है क्या? फिर मैंने लू रोयांत की ओर देखते हुए कहा, तुम तो चलती फिरती टाइम बम हो, पता नहीं कब कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। मेरे पास बंदूक तो थी नहीं, इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा चाकू ले आया। तुम सच में थोड़े बेवकूफ हो। यह कहते हुए लू रोयांत की आवाज़ अनजाने में नरम पड़ गई। उसके दिल में हल्की सी गर्माहट थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि फान युआन उसकी रक्षा के बारे में इतना सोचेगा। मैं हंसते हुए बोला, बेवकूफ तो तुम हो, छोटी शैतान। मैंने रसोई का चाकू गार्ड की ओर उछालते हुए कहा, इसे अच्छे से संभाल कर रखना। मैंने इसे सुपरमार्केट से 5 युआन 80 सेंट में खरीदा है। अगर खो गया तो मुझे पूरे 6 युआन लौटाने पड़ेंगे। ये सुनकर लू रोयांत ने शर्म से अपना चेहरा ढक लिया, मेरा हाथ पकड़ा और जल्दी से मुझे वहां से खींच कर ले गई। कुछ देर बाद हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे। गलियारे के दोनों ओर निजी कमरों के बड़े ही काव्यात्मक नाम लिखे हुए थे। वसंत में नदी, फरवरी की इलायची, 3 गुना समृद्धि, चारों समुद्रों में प्रसिद्धि। लेकिन गलियारे में टंगी एक पेंटिंग ने मुझे अचानक रोक दिया। उस पर लिखे सुलेख और चित्र मुझे बेहद परिचित लगे। लू रोयांत ने हैरानी से पूछा, अरे बेवकूफ, तुम्हें सुलेख और चित्रकला की भी समझ है? जो आदमी 5 युआन 80 सेंट के लिए भी बहस करता है, उसका इतना ऊंचा कलात्मक स्वाद कैसे हो सकता है? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, असल में मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये लिखावट मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है, जैसे मैंने इन्हें पहले अपने ऑफिस में देखा हो। बस भी करो, चुआन पवेलियन की सारी कलाकृतियां मशहूर कलाकारों की है। तुम्हारा परिवार आखिर किस तरह का है कि तुम्हारे ऑफिस में ऐसी चीजें लगी हो? मैं मुस्कुराया। यकीन करो या नहीं, मेरा परिवार जियांगनान की एक बहुत बड़ी वंश परंपरा से है। मेरे भाई ने बहुत पहले ही तुम्हारी पूरी जांच कर ली है। डींगे मारना बंद करो। चलो, मेरे भाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वे ब्रश से लिखे हुए अक्षर मुझे सच में बहुत परिचित लग रहे थे। बस मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उन्हें कहाँ देखा था। तभी एक महिला सीढ़ियों से नीचे उतरी और मोड़ पर हमसे टकरा गई। उसने सफेद रंग की स्लिट वाली ड्रेस पहन रखी थी। वह बेहद आकर्षक और मनमोहक लग रही थी। मैंने सिर उठाकर उसे देखा और वहीं ठिठक गया। यह आकृति भी मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैं अनायास बोल पड़ा, मैडम, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? मेरी बात सुनकर लू रोयांत की आंखें बड़ी हो गई। उसे लगा कि मैं उस महिला से फ्लर्ट कर रहा हूँ। फान युआन, यह है चुआन पवेलियन की महाप्रबंधक है, कुछ भी मत बोलो। इसके बाद लू रोयांत ने विनम्रता से अभिवादन किया, नमस्ते डायरेक्टर सू। फिर उसने डर के मारे मेरा हाथ कसकर पकड़ा और तुरंत मुझे वहां से खींचकर ले जाने लगी, कहीं मैं कोई मुसीबत ना खड़ी कर दूं। मैंने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? गुस्से में लू रोयांत ने मेरी कमर पर चुटकी काट दी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ,
यह डायरेक्टर सू फेंग शहर की असली हाई सोसाइटी महिला है। जुआन पवेलियन के पीछे के बड़े बड़े लोग सब उनसे जुड़े हुए हैं। अगर तुमने अभी उन्हें नाराज कर दिया होता तो तुम्हारा काम तमाम हो जाता, समझे? फिर उसने अचानक मेरी ओर देखा और पूछा, फान युआन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम हमेशा मुझे हर बात पर क्यों कंट्रोल करती रहती हो? ये सुनते ही लू रोयांग का चेहरा और भी लाल हो गया। कौन तुम्हें पसंद करता है? जब तक मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े नहीं कर देती, तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखने की इजाजत नहीं है। मुझे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। पीछे खड़ी सू किंग दूर से मुझे और लू रोयांग को छेड़छाड़ करते हुए देख रही थी। उसके होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान उभर आई। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। मालिक, अभी अभी एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई है। इसी बीच दूसरे निजी कमरे में जाओ जियामिंग, जो जाओ जियान का बड़ा भाई था, माहौल शांत करने के लिए फेंग शहर के उप प्रमुख तान तियानजियांग को बुलाकर माफी पेश करने की तैयारी कर रहा था। उसी समय मैं और लू रोयांग जल्दी जल्दी कमरे में दाखिल हुए। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। ली लिनचुआन ने तुरंत डांटा। जरा भी शालीन लड़की जैसी नहीं लगती। फिर उसने परिचय कराया। आओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। ये उप प्रमुख तान है, इन्हें अंकल तान कहो। तान तियानजियांग हल्के से मुस्कुराए। परिचय की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें जानता हूँ। अंकल तान, यह मेरे सहपाठी फान युआन है। जहां तक जौ परिवार के उन दोनों